इंडिया पोजीशन है गोल्डमैन सैक्स की प्रेडिक्शन के मुताबिक 2075 में सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया की स्किल स्ट्रेटजी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, डिजिटल इंडिया की पॉलिसी उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। स्मार्ट सिटीज़ की 100 स्मार्ट सिटीज़ उन्होंने डेवलप करनी है। पॉपुलेशन ऑफ 1.43 बिलियन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 600 बिलियन से ऊपर। इंडिया को फूड इनसिक्योरिटी और फूड इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा। सेकेंड जो प्लान जो 1956 में लॉन्च हुआ, इनोवेशन है वो ड्राइव कर रही है उनकी इकोनॉमी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज विकास इकबाल फ्रॉम ट्रैक्स। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी जो लास्ट वीडियो थी चंद्रयान 3, उस पे हमें पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर और स्पेशली इंडिया से बड़ा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आया। लेकिन मैं आज आपको बताता चलूँ कि अब जो वीडियो हम आपके सामने ला रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये है इंडियन इकॉनमी के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया इन दोनों की इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम एक ही टाइम में हुई, एक दिन का फर्क है, और दोनों की एज में अब 75 प्लस का डिजिट आ चुका हुआ है। दिस इज द 76th ईयर व्हेन वी आर ब्रिंगिंग दिस वीडियो अप फॉर यू। लेकिन हमने जो राउंड अप आपको देना है इंडियन इकॉनमी की अचीवमेंट्स का और उनके जो गैप्स और फेलियर्स रह गए उनका, वो 75 ईयर्स के पर्सपेक्टिव में हम आपको देंगे। और इसके लिए मैंने वन एंड ओनली डॉक्टर अतहर मंसूर को फिर दावत दी है अपने शो में। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू विकास। मैं एक बात बताता चलूं, इकॉनमी का नाम सुनते ही हमें ये लगता है कि बड़ी बोरिंग सी वीडियो होगी। दैट्स माई गारंटी, दिस वीडियो इज नॉट गोइंग टू बोर यू। ये इकॉनमी के बारे में जरूर है, लेकिन ये आपको बोर नहीं करेगी। और इसके लिए आप वीडियो देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि ये बोर करेगी या नहीं करेगी। और फिर मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि दुनिया में तरक्की के जितने भी पैमाने हैं, जितने भी डेवलपमेंट गेज या स्केल्स अभी तक डेवलप हो चुके हैं, उन सब में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखा जाता है। किसी भी नेशन स्टेट की जो सक्सेस है, उस सक्सेस में भी उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को देखा जाता है। इंडिया पहले भी एक बहुत बड़ी इकॉनमी रहा है, आज भी है, ड्यू टू इट्स साइज, ड्यू टू इट्स पॉपुलेशन। फॉर इंस्टेंस, ये जो एक कैम्ब्रिज बेस्ड हिस्टोरियन है एंगस मैडिसन, उनकी रिसर्च के मुताबिक इंडिया का जो शेयर वर्ल्ड इनकम में था 1700 में, वो 22% था। और जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हुई लाइक 1950-51, तो उस वक्त ये शेयर श्रिंक होके 3.8% पे आ गया। तो दैट मीन्स ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म जो कि ब्रिटिशर्स क्लेम करते हैं कि इन्होंने इंडिया को डेवलपमेंट के पाथ पे डाला, मॉडर्न डेवलपमेंट के, वो तो फिर बात सही साबित नहीं होती है। और डॉक्टर शशि थरूर की स्पीचेस भी आपने ऑक्सफोर्ड में और एल्सवेयर सुनी होंगी, वो यही बात कहते हैं कि इंडिया का जो शेयर है वो श्रिंक हुआ ड्यू टू कॉलोनियलिज्म। लेकिन इंडिया ने अपनी बिगनिंग 1947 से कैसे की, मुख्तलिफ लीडर्स ने उसकी इकॉनमी में कैसे कंट्रीब्यूट किया, और फिर भी कुछ गैप्स कैसे रह गए, तो आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले आप हमें ये बता दें कि नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो फ्रीडम मूवमेंट के लीडर भी थे और वो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर भी अब तक तो है इंडिया की, अगर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखें। तो उनका जो टेन्योर था 1947 से 1964 वाला, उसमें इंडियन नेशनल इकोनॉमी के चैलेंज को उन्होंने कैसे लिया एज ए न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट जिसका वर्ल्ड इनकम में शेयर बहुत नीचे गिर गया है। जी विकास, देखिए जो आपने डेटा शेयर किया है हमारे ऑडियंस के साथ, हमारे लिसनर्स और हमारे जो वीडियो वॉचर्स हैं उनके साथ, कि ये शेयर 22.6 से गिर कर तकरीबन 3.8% पे आया ग्लोबल इनकम में। इसकी जो मेजर वजह थी वो 1947 के बाद जब ब्रिटिश ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, 1947 से पहले जब ब्रिटिश ने ये डिसाइड कर लिया कि हम इंडिया को पार्टीशन कर देंगे, तो एक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक स्कीम लॉन्च की गई, जिससे इंडिया में जो इंडस्ट्रीज लगाई भी गई थी वो भी वापस शिफ्ट हो गई। और जब आप इतने मैसिव पैमाने पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं तो डेफिनेटली उससे इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमिक ग्रोथ पे, इनकम लेवल्स पे, एम्प्लॉयमेंट पे, जॉब्स पे, सारी चीज़ों में। तो जब नेहरू ने चार्ज लिया, व्हेन ही केम ऑन टू द हेल्म ऑफ अफेयर्स,
एज द प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और क्योंकि जैसे आपने ये भी व्यूअर्स के लिए मेंशन कर दिया है कि वो लॉन्गेस्ट सर्विंग टिल डेट प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनका ऑलमोस्ट 17 ईयर्स का 1947 से 64 तक का जो पीरियड है, इसमें ही उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए प्लान्स लॉन्च किए। प्लानिंग कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट का क्रेडिट नेहरू को जाता है। उन्होंने 1950 में इंडिया का प्लानिंग कमीशन बनाया, और इसके अलावा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1951 में लॉन्च किया, सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 में लॉन्च किया। इंडिया का जो बिगेस्ट चैलेंज था उस वक्त वो था सोशल डिस्पैरिटीज़ को ओवरकम करना और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को और पॉवर्टी, बिकॉज इट वाज एन इम्पॉवरिश्ड कंट्री एट दैट पॉइंट इन टाइम। और उसका मैंने आपको मेजर कॉज बताया, ब्रिटिश डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। वो जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन थी उसने मैसेज को पॉवर्टी की लकीर से नीचे धकेल दिया, और सोशल इनइक्वालिटीज़ और डिस्पैरिटीज़ भी बढ़ना शुरू हो गई। जॉब्स नहीं थी। जब इंडस्ट्री चली जाएगी तो आपको पता है मेजर जॉब, एग्री में ज़रूर लोग एम्प्लॉयड थे, लेकिन एग्री उतनी क्रिएशन जॉब की नहीं कर पाता जितनी अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ या इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स के साथ होती है। तो नेहरू ने एक डिसीजन लिया, वो यूएसएसआर और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से इंस्पायर्ड था। और चूंकि आपको पता है 1930s की जो ग्रेट डिप्रेशन थी उसने भी काफ़ी नेगेटिवली एक मार्केट फेलियर्स के कॉन्सेप्ट को दुनिया में लोगों को अवेयर करवाया कि कैसे मार्केट फेलियर्स जो हैं वो हो सकते हैं, और अगर आप सिर्फ इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देंगे मार्केट्स को तो मार्केट्स के अंदर फेलियर्स होंगे और गवर्नमेंट इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है। तो जो यूएसएसआर और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का जो एक्सपीरियंस था उसके तहत बेसिकली नेहरू ने इंस्पायर होकर एक प्लान इकोनॉमी का सिस्टम, जिसमें हाइब्रिड मॉडल उन्होंने थोड़ा सा रखा। सो विच मीन्स प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों इंडिया में ऑपरेट कर रहे थे, और तो पब्लिक सेक्टर का हाथ उन्हें थोड़ा ज़्यादा पावरफुल रखा क्योंकि वो चाहते थे कि जो पॉवर्टी है उसको जल्दी ओवरकम किया। इसको हम प्रोटेक्शनिज्म कह सकते हैं। प्रोटेक्शनिज्म काइंड ऑफ पॉलिसी। नेहरू की जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन 1950 में बना, 51 की जो पॉलिसी 5 ईयर प्लान था उसके ऊपर नेहरू ने फोकस किया इरिगेशन और एग्रीकल्चर, बिकॉज आपने पहले फूड सिक्योरिटी करनी है ना, सो इट वाज अ बिग पॉपुलेशन एट दैट पॉइंट इन टाइम आल्सो। सो उसकी जो ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर जब तक फूड सिक्योरिटी नहीं होगी, फार्म क्रॉप्स जो हैं वो इतने रीजनेबल अंदाज में, इतने रीजनेबल अमाउंट में अवेलेबल नहीं होंगे, तो लोगों के लिए वो जो प्रॉब्लम है बेसिक नीड की और फूड कंजम्पशन की, वो अगर ओवरकम नहीं की जाएगी, फूड सिक्योरिटी को नहीं इंश्योर किया जाएगा तो उससे इश्यूज होंगे। तो नेहरू ने जो फर्स्ट चीज़ की वो की अपनी एग्री और इरिगेशन की। सेकंड जो उनकी जो थी प्लान, जो सेकंड 5 ईयर था, उसमें वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ गए। और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाने का मकसद यही था कि पहले अपने आप को स्टेबल किया जाए फूड के अंदर और फिर इंडस्ट्री की तरफ मूव किया जाए, ताकि उससे जो इंडिया की जो ग्रोथ है उसको सस्टेनेबल अंदाज में देखा जा सके। तो इसमें सर आप उनकी अचीवमेंट क्या देखते हैं और स्टिल जो फेलियर रह गया वो क्या देखते हैं, अगर नेहरू ही के मैं टेन्योर को आपसे पूछूं? देखिए, नेहरू का जो मॉडल था वो हैरड डोमर मॉडल है इकोनॉमिक्स में। जो हम इकोनॉमिस्ट जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो हैरड डोमर मॉडल में सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया जाता है। बिकॉज इन्वेस्टमेंट कैसे होती है किसी इकोनॉमी में? इन्वेस्टमेंट सेविंग्स की। अगर आप कंज्यूम कर लेंगे सारा कुछ तो आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं बचेगा। तो जो आपकी इनकम का एक कंपोनेंट होता है उसको अगर आप सेव करेंगे तो तभी इन्वेस्ट करेंगे। नेहरू ने ये मॉडल जो था इसको थोड़ा सा करने की कोशिश की, इसको थोड़ा आप समझे इनकरेज किया इस मॉडल को। लेकिन एक प्रॉब्लम हुई, उनकी जो सेकंड मॉडल था, जो सेकंड प्लान था इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला, उसमें ये हुआ कि देखिए आपने अपनी रिसोर्सेज को रीएलोकेट किया फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। जब आप फोकस शिफ्ट करते हैं फ्रॉम इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ तो रिसोर्सेज मोबिलाइज हुई, रिसोर्सेज रीएलोकेट हुई, और वो रिसोर्सेज जब रीएलोकेट हुई इंडस्ट्री की तरफ तो उससे प्रॉब्लम ये होगी फूड इनसिक्योरिटी शुरू हो गई। बिकॉज इतनी रिसोर्सेज एबंडेंट तो थी नहीं, इतनी इनफ भी नहीं थी कि उनको दोनों जगहों पर ऑप्टिमली यूटिलाइज किया जा सके। तो इंडिया को फूड इनसिक्योरिटी और फूड इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा। सेकेंड जो प्लान जो 1956 में लॉन्च हुआ, ऑल्दो इंडिया ने एक अच्छी चीज़ भी इस पीरियड में इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से की। उसमें जो है वो एक भिलाई स्टील मिल थी जो छत्तीसगढ़ में लगाई गई 1957 में यूएसएसआर की कोलैबोरेशन से।
इसके अलावा रूर हिला में एक स्टील मिल लगी वेस्ट जर्मनी की कोलैबोरेशन से 1959 में. इनफैक्ट 1957 वाली जैसे मैंने आपको बताया वो यूएसएसआर ने लगवाई, और जो 1959 वाली है वो वेस्ट जर्मनी लगाई. ब्रिटेन, जिसकी आपने अभी कॉलोनियल लेगेसी की बात की और कैसे ब्रिटेन ने इंडिया को अच्छे हालात में नहीं छोड़ा, ब्रिटेन ने भी अपनी कंट्रीब्यूशन की स्टील मिल की तरफ, और वो दुर्गापुर में 1959 में उन्होंने भी स्टील मिल लगाई. सो बेसिकली इंडिया ने इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक पाथ चूज किया जो कि ट्रेड ऑफ में शायद उसको उस वक्त टेम्परेरी फेज के लिए हर्ट किया, बट लॉन्ग रन में एक फाउंडेशन क्रिएट की गई नेहरू के पीरियड में, जिसने इंडिया को एक जो हम जब लिंक करेंगे इसको मॉडर्न इंडिया के साथ, तो उसके सीड्स जो हैं आई वुड से कि तब बोए गए जो नेहरू का पीरियड. अच्छा सर, ये बताएं, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया. अगर मैं उसको सम अप करूँ तो वो यही है कि इंडस्ट्रियल फेज जो था सेकंड 5 इयर्स प्लान में, उसमें उन्होंने ईस्ट और वेस्ट के जो जाइंट्स थे, जर्मनी, ब्रिटेन एंड यूएसएसआर, उनको इंगेज कर लिया. तो ये उनके इंडस्ट्रियल प्लान की बहरहाल एक सक्सेस थी. और इसी तरीके से जो फूड वाला उनका वेंचर था, अगर वो उसको एक्सटेंड कर देते तो ज़्यादा कामयाब रहते, लेकिन उन्होंने समझा कि 5 इयर्स में हमने टारगेट्स अचीव कर लिए तो इट विल वर्क बाय ओन, तो इसलिए उनका ज़रा नुकसान हुआ. खैर, लाल बहादुर शास्त्री साहब आते हैं फिर इनके बाद, नेहरू साहब के बाद, और फिर उसके बाद बाकी इंदिरा गांधी की भी गवर्नमेंट्स हैं. तो इधर आप किस तरह से इंडियन इकोनॉमी की सक्सेस को देखेंगे, उसमें इंडियन सिविल जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी इनपुट और इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखेंगे? देखिए, जो नेहरू की पॉलिसी थी उनका एक नेगेटिव फॉलो ओवर ये था कि प्राइवेट सेक्टर थोड़ा निग्लेक्ट होता था. है ना, पता है हाइब्रिड सिस्टम में गए ना, और वो यूएसएसआर और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से इंस्पायर्ड पॉलिसीज थी या इकोनॉमिक प्लानिंग थी. उसकी वजह से एक और बिग प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जब आप प्लान इकोनॉमी कर रहे होते हैं तो ब्यूरोक्रेट स्ट्रांग हो जाते हैं, सिविल सर्विस और जो गवर्नमेंट की मशीनरी होती है, और ब्यूरोक्रेट्स नोटोरियस होते हैं डिलेज के लिए. तो वो जो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज प्लस इनोवेशन की एवर्जन, इनोवेशन की इकोनॉमीज ग्रो होती है इनोवेशन से. मैंने ईस्ट एशिया में जो लास्ट 6 इयर्स में काम किया है, सिंगापुर रहा मैं, हांगकॉन्ग रहा, ऑस्ट्रेलिया रहा, वहाँ पे जो इनोवेशन है वो ड्राइव कर रही है उनकी इकोनॉमी को. मॉडर्न जो टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज होती हैं वो आपकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है उनको इकोनॉमी को प्रोपेल करने में. लेकिन नेहरू के पीरियड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर निगलेक्ट भी हो रहा था, क्योंकि वो गवर्नमेंट जैसे स्टील मिल्स हैं वो गवर्नमेंट ओन थी, और उससे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम फ्लरिश किया, डिलेज हुए, इनोवेशन स्टेफल हुई, सफोकेट हुई, और ओवरऑल इंडिया को वो जो इनोवेशन और कंपेटिटिवनेस थी वो नहीं चाहिए. शास्त्री के आने के बाद ये हुआ कि शास्त्री ने अंडरस्टैंड ये किया कि फूड इनसिक्योरिटी फिर हो रही है. शास्त्री ने ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ स्टेप्स लेने शुरू किए. तो आप एक सीसॉ खेलना शुरू हो गए. वो सीसॉ क्या था? पहले एग्री और इरिगेशन, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, और फिर दोबारा एग्री की तरफ. शास्त्री ने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मैकेनिज्म है फार्मर्स को सिक्योरिटी देने के लिए, वो भी इंट्रोड्यूस कराया, और शास्त्री ने फूड सिक्योरिटी पे फोकस किया. शास्त्री का पीरियड है बड़ा थोड़ा, अराउंड 19 मंथ्स, 1.5 साल का पीरियड है. तो ही कुड नॉट कंट्रीब्यूट टू मच, बट ही डिड नॉट अनडू द रिफॉर्म्स और अनडू द मोमेंटम, बट हिज फोकस वाज ऑन ग्रीन रेवोल्यूशन. जब इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी का आपको पता है बड़ा लंबा पीरियड है उनका भी. फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट टेन्योर है 1966 से 1977, 11 ईयर्स का, और सेकेंड है 1980 से 1984 तक. इंदिरा गांधी की सोशलिस्ट टेंडेंसीज बड़ी क्लियर कट. इंदिरा गांधी ने 1969 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मेरा ख्याल 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया. 1980 में 6 बैंक्स को फिर नेशनलाइज किया. तो वो जो फाइनेंशियल कंट्रोल था, फिर उन्होंने रुपये की डिवैल्यूएशन की, इमरजेंसी लगाई. उनके पीरियड में इन्फ्लेशन वर्सन होने की वजूहत ये थी कि पाकिस्तान की एक वॉर हुई इंडिया के साथ 1971, 1973 का ऑयल क्राइसिस हुआ. तो इंडिया को इकोनॉमिकली इन्फ्लेशन का जो था ना वो भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा उनके पीरियड में. इमरजेंसी की वजह से वो थोड़ी अनपॉपुलर भी हुई उस पीरियड में. लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जंग जीतने से, और वो जो इंडियन हिस्टोरियन जिसको लिखते हैं, बांग्लादेश की फ्रीडम मूवमेंट में रोल प्ले करने से वो पॉपुलर भी रही, और लोगों ने उनको फॉलो भी किया और उनके साथ मोमेंटम डेवलप हो गया वॉर का. Yes. और वो जो इकोनॉमिक फेलियर्स थे वो अंडर द कार्पेट चले गए. जी. इंदिरा गांधी ने एक और चीज भी की थी पॉलिटिकली, वो थी गरीबी हटाओ, एक प्लान था.
एक गरीबी हटाओ स्कीम स्लोगन था जिसके तहत वो ये चाहती थी कि वो एक, क्योंकि आपने बताया जैसे पॉपुलिस्ट टेंडेंसीज और वो थी उनमें, और शी वाज डॉटर ऑफ नेहरू आल्सो, तो उन्होंने उसके तहत भी किया। और एक चीज़ उनके पीरियड में और भी अच्छी हुई कि जब ये क्राइसिस हुआ और जो मिडल ईस्ट 1973 अरब इजराइल वॉर, जी अरब इजराइल वॉर का जो ऑयल क्राइसिस हुआ, प्रेशर पड़ा इंडिया के ऊपर और इंडिया ने ऑयल और गैस की एक्सप्लोरेशन की। तो 1974 में इंडिया में ऑयल और गैस की जो फील्ड्स थी वो भी डिस्कवर की गई। और इंदिरा गांधी के पीरियड में 6th 5-year प्लान भी चला 1980 से 85, 1980 में लॉन्च हुआ, 85 तक गया। उसमें प्राइस कंट्रोल, फिस्कल रिफॉर्म्स हुए, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज की गई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की गई जिससे इकोनॉमी को प्रोपेल किया जाए ग्रोथ की तरफ। अच्छा सर, इसमें मैं एक बात पूछना चाहूँगा, नेशनलाइजेशन का दौर तो पाकिस्तान में भी आया, इंडिया में आपने जिक्र किया कि इंदिरा गांधी के दौर में जब इमरजेंसी लगी तो उन्होंने नेशनलाइज किया बैंक्स को और दूसरे इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस को। तो नेशनलाइज करने के पीछे कोई लॉजिक आपको क्या समझ आती है, प्लस इनके दौर की सक्सेस क्या थी, अचीवमेंट क्या थी इकोनॉमी? देखिए इंदिरा गांधी के दौर में, देखिए नेशनलाइजेशन का पहले मैं आपका पहले क्वेश्चन का आंसर करता हूँ कि नेशनल, क्योंकि नेहरू शुरू से इंस्पायर्ड थे सोशलिस्ट टेंडेंसीज, प्लान इकोनॉमी, और इंदिरा गांधी अपने फादर से कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन तो लीडरशिप में लेती रही होंगी। और इंडिया यूएसएसआर के हाथ में था, बिल्कुल और चाहे नॉन अलाइनमेंट थी लेकिन एक टिल्ट टुवर्ड्स सोशलिस्ट टेंडेंसीज, सोशल, और जैसे मैंने बताया कि स्टील मिल भी जो थी वो भी यूएसएसआर ने लगाई। तो इसकी जो फिलॉसफी काम कर रही होती है ना ये सोशलिस्ट टेंडेंसी की, वो ये है कि जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन स्टेट के पास रहेंगे, इसमें लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्राइज है, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो सोशल इवल्स हैं या सोशल इश्यूज हैं, पॉवर्टी के, इनकम डिस्पैरिटीज के, अनएम्प्लॉयमेंट को, उनको ओवरकम किया जा सकेगा। ये एक फिलोसॉफिकल थ्योरेटिकल अप्रोच माइंड में चल रही होती है। तो ये थी, लेकिन इनके इंदिरा गांधी पीरियड की कुछ अच्छी चीज़ें भी डेवलप। फॉर एग्जांपल 1982 में नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फिर मारुति कार ने, जो सुजुकी की जापान की सुजुकी का जो ब्रांड है जापानीज, उसके साथ मिलकर गुड़गांव में 1983 में कार का मारुति कार की लगा वहाँ पे। फिर इसके अलावा इंदिरा गांधी की सक्सेशन में राजीव गांधी ने उसको पुश किया और आईटी की और टेलीकॉम की रेवोल्यूशन लेके आए वो। तो इंदिरा गांधी के पीरियड में उसके बारे में बातें शुरू हो गई और फिर राजीव गांधी ने उसको एक्सिक्यूट किया अपने पीरियड के अंदर। तो इसके कुछ हाई पॉइंट्स भी हैं इंदिरा गांधी पीरियड के, जो कि जिसने दिया वो मॉडर्न पाथ की तरफ थोड़ा सा जो है, जिसकी फाउंडेशंस को और ज़्यादा बेहतर तरीके से रेस करने की कोशिश की। यानी इंडियन इकोनॉमी का जो एक लिंक डेवलप हुआ विद इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी, वो इंदिरा गांधी के दौर और फिर राजीव गांधी के दौर से। यस राइट। सर 90s के डेकेड को अगर हम देखें तो 90s के डेकेड में इंडिया में भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अच्छी खासी रही, गवर्नमेंट ने अपने डिविजन्स पूरे नहीं किए, बट एट द सेम टाइम एक चीज़ है कि राशन कार्ड वाली जो इनकी इकोनॉमी थी वो भी ग्रेजुअली इस दौर में आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हुई, क्योंकि मनमोहन सिंह साहब जो थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको पहले वो आई थिंक प्लानिंग कमीशन में आए और फिर बाद में फाइनेंस मिनिस्टर एंड देन सो ऑन, उनका एक टेन्योर है। तो अब आप इस फेज को कैसे देखते हैं कि इंडिया ने अपने इकोनॉमिक मॉडल को री इन्विगोरेट कैसे किया? देखिए 1991 में इंडिया में नरसिम्हा राव आए और मनमोहन सिंह को इकोनॉमिक्स की साइड सौंपी गई, और उस वक्त इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, फिस्कल डेफिसिट, डबल डिजिट इन्फ्लेशन, और इसके अलावा ओवरऑल जो था ना एक इकोनॉमिक डोलड्रम से, हैवी डोलड्रम से गुजरा था। हुआ ये कि उस वक्त पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर और टैक्स के रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड थे, और मनमोहन सिंह क्योंकि एक फाइनेंस के स्पेशलिस्ट है, इकोनॉमिक्स को समझने वाले एक स्टेट्समैन और एक उनके लीडर थे, तो उन्होंने इस पे काम किया नरसिम्हा राव के साथ। और इसके लिए उन्होंने फिर उस वक्त पॉलिटिकली भी आपको पता है वो 90s की डेकेड आपने मेंशन की है कि बड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और बार बार प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हुए। मुझे लगता है आई एम नॉट रॉन्ग कोई 7-8 प्राइम मिनिस्टर, कोई छोटे से देवेगौड़ा, इंदिरा कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत बार चेंज हुए, लेकिन इवेंचुअली 1998 में वाजपेयी इंस्टॉल हुए
اور واجپئی نے جو ایک بہت بڑا انٹرنیشنل ارینیا میں اسٹیپ لیا وہ G20 کی اندر ممبرشپ تھی. 1999 میں آپ کو پتا ہے G20 ہوئی اور انڈیا اس کا پارٹ بنا, اور انڈیا کی ایک گلوبل اپروچ کہ انڈیا ایک ہائیبرڈ سسٹم سے نکل کے ایک کیپٹلسٹک سسٹم کی طرف جانے کی وہ جو ہے, کیونکہ سوشلسٹ ٹینڈنسیز تو بڑی کلیئر تھی نا پہلے, اور پھر وہ آہستہ آہستہ انوویشن کی طرف ایک ٹرانزیشن ہو رہی تھی, اور وہ شاید پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ڈسگائز میں انڈیا کو ایک موقع مل گیا, کیونکہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن ڈیریل نہیں ہوئے. انڈیا کی بے شک ڈیموکریسی ٹوٹی پھوٹی تھی لیکن وہ چلتی رہی, وہ اتری نہیں پٹری سے, ان کی کنسسٹنسی نے جو مومنٹم ڈیولپ کیا وہ پھر چلتا رہا, اور پھر وہ ٹرانسفر ہوتا رہا لیڈرز کے اندر. تو پھر اور اس کے بعد منموہن سنگھ جب آئے 2004 میں, تو وہ پہلے ایکسپیرینس ان کا تھا گورننس میں, اکنامک ریفارمز میں, اکنامک پلاننگ میں. انہوں نے SCC ایکٹ پاس کروایا, انہوں نے اس کے علاوہ انڈیا کے بینکنگ سسٹم کے ریفارمز کیے, انہوں نے انڈیا کو ایک فائنینشیل انکلوژن کے لیے ایک اوور آل ایک اسکیم دی, مائکرو اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز کے لیے انہوں نے کام شروع کیا, اور اوور آل انہوں نے ایک ایسی انڈیا کے لیے ایک اکنامک, ان کی بھی کرٹیسزم تو ہے ان کے اوپر بھی, لیکن اوور آل جو ماڈرن اکنامک ڈیولپمنٹ انڈیا کی ہے اس کا ان کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے یہ جب SCC ایکٹ اور یہ جو میں نے آپ کو ڈاکٹر منموہن سنگھ کو انہوں نے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز میں انڈین ریلوے کو تھرو لالو پرساد اور ایک بیوروکریٹ ریوائیو کیا. وہ لالو میتھڈ ہارورڈ میں پڑھایا بھی جاتا ہے بزنس اسکول میں, وہ اس کے بارے میں بڑے مشہور ہے, بہت سارے کو ریوائیو کر کہ کیسے اتنے بڑے 15 لاکھ کی انڈین ریلویز جو تھی اس کو ایک ریوائٹلائز کرنا وہ ساتھ کام نہیں تھا تھرو لالو پرساد ایز ریلوے منسٹر. تو یہ انہوں نے کیا. تو ٹل نریندر مودی when he came into power in 2014 I think again کی گراؤنڈ اچھی مل لی ان کو, کہ جس کے اوپر ان کو موقع ملا کہ وہ بہتر طریقے سے انڈیا کو آگے لے کے جائے. اچھا سر, مودی صاحب کے دور کی طرف جو ابھی بھی چل رہا ہے 2014 سے لے کے 2024 میں ہوگا, اس پہ جانے سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, واجپئی صاحب کے دور میں ایک کیمپین آئی تھی انکریڈیبل انڈیا. انکریڈیبل انڈیا کا تھوڑا سا بتائیں, اور جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ پلانڈ اکانومی میں بیوروکریسی زیادہ اسٹرینتھن ہوتی ہے, بٹ انکریڈیبل انڈیا بھی تو ایک بیوروکریٹ ہی نیڈ کر رہا تھا, تو پلیز شیڈ سم لائٹ. انکریڈیبل انڈیا واجپئی صاحب کو کریڈٹ دیا جاتا ہے 2004 میں, اور اس سے پہلے اس میں ایک بہت بڑا رول اگر کہا جائے تو بیوروکریٹک سائڈ سے امیتابھ کانت کا. تو انکریڈیبل انڈیا کیمپین جو تھی انڈیا کی ٹورزم کو پاپولرائز کرنے کی, اور ٹورزم کو اس لیے کہ انڈیا, ہم بھی پاکستان میں بھی کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان میں بہت زیادہ ٹورسٹ اٹریکشن ہے, بٹ انفارچونیٹلی ہم ان کو اٹریکٹیو نہیں بنا سکے, ہمارے پاس الائڈ انڈسٹری ڈیولپ نہیں کر سکے, ہوٹلس ہیں, ریسٹورینٹس ہیں, انفراسٹرکچر ہے, لیکن انڈیا یہ ساتھ ساتھ ڈیولپ کر رہا تھا سلولی اینڈ گریجولی, بٹ یس اسٹیڈیلی انڈیا واز ڈیولپنگ. تو امیتابھ کانت نے اس میں بڑا رول پلے کیا, اور انکریڈیبل انڈیا 2.0 بھی کی بات ہو رہی ہے. امیتابھ کانت نیتی آیوگ کے CEO بھی رہے ہیں, اور جو نیتی آیوگ جو پلاننگ کمیشن کو مودی صاحب نے ریپلیس کروایا, نیتی آیوگ سے ایک تھنک ٹینک بنایا جس نے انڈیا کی اسٹریٹجیز بنانی تھی اور انڈیا کو آگے لے کے جانا تھا. تو یہ انکریڈیبل انڈیا آپ نے بڑا اچھا ذکر کیا, یہ انڈیا کو ایک ٹورسٹ فرینڈلی کنٹری, ٹورسٹ اٹریکشنس کو دنیا کو دکھانے کے لیے ایک بہت اچھی برانڈنگ کی, اور بڑی اسٹرانگ برانڈنگ تھی. تھائیلینڈ نے بھی چلائی امیزنگ, ملیشیا ٹرولی ایشیا چلائی کیمپین, تھائیلینڈ نے امیزنگ تھائیلینڈ چلائی, تو انڈیا نے بھی انکریڈیبل انڈیا چلائی. آئی تھنک بہت سارے ملک جو ٹورزم سے اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو, ان کو اس طرح کی کلک کر گئے. لیٹس کم ٹو دا فائنل ٹینیور پرائم منسٹر مودی. اور پرائم منسٹر مودی کے ٹینیور کی جب ہم بات کرتے ہیں, جہاں ایک طرف میک ان انڈیا کیمپین کا بہت ذکر ہے, یہاں پروپیگنس اسے پروپیگیٹ زیادہ کیا گیا, بٹ جو ڈی مونیٹائزیشن کا ایک چیپٹر ہے, میرے خیال سے اس پہ اگر آپ ہمارے ویورز کو گائیڈ کریں تو زیادہ اچھا رہے. دیکھیں, مودی صاحب نے جو ڈی مونیٹائزیشن کی تھی وہ کی تھی 500 اور 1000 روپے کے کرنسی نوٹس کی. 86% آف جو سرکولیشن تھا منی وہ 500 اور 1000 روپے کا تھا, بڑے نوٹس تھے. اس کو جب مودی صاحب نے ڈی مونیٹائزیشن مودی نے, تو بیسیکلی اس کے پیچھے کوئی 4-5 فیکٹرز تھے, کازز تھے. ایک تو وہ چاہتے تھے کہ کیش لائٹ اکانومی کریٹ کی جائے. کیش لائٹ مطلب کیش کم کیری ہو, لوگ پلاسٹک یا ڈیجیٹل منی کے تھرو پیمنٹس کریں. دوسرا, جو ٹیررسٹ ہیں وہ بڑی ٹیررسٹ فنڈنگ کو روکا جائے, کیونکہ وہ بڑے نوٹ یوز, ٹیرر فائنینسنگ. یہ دو میجر, یہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ریزن ہیں, لیکن کیش لائٹ, ٹیرر فائنینسنگ کو دیکھنا. اس کے علاوہ کاؤنٹر فیٹ منی, کاؤنٹر فیٹ جو جعلی نوٹ بنتے ہیں
اس کو روکنا. تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں, لیکن اگر میں بیکاز آف پاسٹی آف ٹائم یہ بتاؤں تو مودی صاحب کا یہ ڈیسیژن تھا. لیکن اس سے کیا ہوا, فارم انکمز ڈائریکٹلی, کیونکہ 86% سرکولیشن میں تھا, جابس لوز ہوئی لوگوں کی, فارم انکمز گری لوگوں کی, اور یہ ایک دم ایک شاک لگا اکانومی کو کہ اتنی بڑی ڈی مونیٹائزیشن کی گئی ہے. تو اس کے پیچھے لاجک کیا تھا لوگوں کو تو سمجھ نہیں آ سکی. ہوم ورک تو کیا ہوا تھا گورنمنٹ نے, لیکن شاید سوشل ایکسیپٹیبلٹی اس کی نہیں, تو اس سے کرٹیسزم جنریٹ ہوا اکانومی کے اندر. فائنل کامنٹ سر, آج آفٹر 76 ایئرس آپ کو اگر آپ پن پوائنٹ کر سکیں 1 2 3 انڈین اکانومی میں کون سے گیپس نظر آتے ہیں, اور انڈین اکانومی کی کوئی اگر ٹاپ 5 اچیومنٹس آپ صرف مینشن کر سکیں, ان کے نیم مینشن کر سکیں تو وہ بتا. دیکھیے انڈیا کی اس وقت اکانومی جو ہے روبسٹ پاورفل اکانومی بن رہی ہے. فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں پاپولیشن آف 1.43 بلین, فارن ایکسچینج ریزرو 600 بلین سے اوپر ڈالرز. انڈیا کی اسکل اسٹریٹجی بڑی اسٹرانگ ہے, جس کو مودی صاحب نے 2015 میں اپنا ایک نیشنل اسکلز کی جو ان کی پلان تھا, پالیسی تھا, اس کے تھرو اسٹرینتھن کیا ہے. ڈیجیٹل انڈیا کی کیمپین, ڈیجیٹل انڈیا کی پالیسی ان کی بڑی اسٹرانگ ہے. اسمارٹ سٹیز کی 100 اسمارٹ سٹیز انہوں نے ڈیولپ کرنی ہے. اسمارٹ سٹیز جو سسٹینیبل ہوں گی, انوائرمنٹلی ڈیجیٹلی کنیکٹڈ ہوں گی, وہاں پہ ڈیجیٹلائزیشن بہت اسٹرانگ ہوگی. یہ اسمارٹ سٹی کا مشن یہ بہت بڑا ان کا ہے. پھر چندریان 3 جیسی اسپیس کے اندر جانا, جو ہم پچھلی ویڈیو کی ہے, اسپیس اکانومی میں اور ابھی میرا خیال ہے 10-12 دن رہ گئے اس کی لینڈنگ کے اندر 24 اگست. اور اس کے اندر وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مون سے پکچرز آنا شروع ہو. تو یہ ہائی لائٹس ہیں. لیکن انڈیا کو بہت سارے چیلنجز بھی ہیں. The largest number of poor people in the world are living in India. Human Development Index میں انڈیا 131 ہے. فیمیل امپاورمنٹ میں انڈیا 139 آؤٹ آف 144 ہے. اور اس طرح کے اور بہت سارے ہیلتھ میں, سینیٹیشن میں انڈیا کو کافی چیلنجز ہے. انڈیا کو جو اب چیلنجز اور جو انڈیا کو آگے دیکھنا چاہیے, کیونکہ انڈیا پوزیشن ہے گولڈمین سیکس کی پریڈکشن کے مطابق 2075 میں سیکنڈ بگیسٹ اکانومی آف دا ورلڈ. تو انڈیا کو اپنے اسکلس پہ کام کرنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے ہو جائے گا ایسا؟ جو ان کی ٹریجیکٹری ہے اس کے مطابق تو ہو جائے گا. چائنا نے بھی ایبریشن آف ہسٹری کریکٹ کی ہے بائی کمنگ اینڈ باؤنسنگ اینڈ ریباؤنڈنگ اینڈ ریوائٹلائزنگ اٹ سیلف. انڈیا بھی ریباؤنڈ کر رہا ہے, اور مجھے لگتا ہے انڈیا جس پاتھ پہ ہے, ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ان کی جو ہیں وہ روٹس پکڑ چکی ہیں, سوشل انسٹیٹیوشنز بھی ایوالو ہو رہی ہیں, اکنامک انسٹیٹیوشنز بھی ایوالو ہو رہی ہیں, اور لوگ بھی انٹلیکچولی نالج وائز ایوالو ہو رہے ہیں, اویئر بھی ہو رہے ہیں, اور ڈیجیٹلی کنیکٹ بھی ہو رہے ہیں, اور انفراسٹرکچر بھی بہتر ہو گیا, بہت انڈسٹریلائزیشن بھی بڑی میسو اسپیڈ پہ ہے. IITs بن چکے ہیں بنے میں بڑی دیر سے, اور وہ بڑے فعال ہیں, ادھر بڑا ایگریسولی کام کر رہے ہیں انوویشن کے اوپر. انوویشن کے کلسٹرز ڈیولپ ہو رہے ہیں, کمپیٹیٹیونیس انہینس کریں گے. لیکن جو چیلنجز ہیں وہ فیمیل امپاورمنٹ کا, اسکلس کا, پاورٹی کا, پولوشن کا, انوائرمنٹل پروٹیکشن کا, سوشل انیکوالٹیز کو کم کرنے کا. بلینئرز بہت انڈیا میں پیدا ہوتے ہیں, لیکن سوشل انیکوالٹیز بھی بڑھ رہی ہیں. تو انڈیا آئی تھنک از پوزیشن دا وے اٹ از گوئنگ, اگر ان کی پولیٹیکل سسٹم کے اندر کوئی ایسی ڈسرپشن نہ آئے جیسے پاکستان کو فیس کرنی پڑ رہی ہے, یا پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس طرح نہیں دیکھی ہے, تو انڈیا بائی 2075 آئی تھنک اٹ از پوزیشن ٹو بیکم دا سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ. سو ویورز, دس واز آور ویڈیو. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگے گی, لیکن میں جاتے جاتے ایک بات کہنا چاہوں گا خاص طور پر پاکستانی ویورز کے لیے, کہ ہم پاکستان میں اس طرح سے گروتھ ہماری ہوئی ہے کہ ہم ہر چیز میں اپنا موازنہ انڈیا سے کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ انڈینز اور پاکستانیز جب ایکولی انٹیلیجنٹ ہیں, ایکولی شارپ ہیں, ایکولی کلیور ہیں, اور لا اینڈ آرڈر کے ایشوز تو ان کے ہاں ہم سے بھی بہت زیادہ ہیں, باقی معاملات بھی بہت زیادہ ہیں, ہیومن رائٹس وائلیشنز بھی بہت زیادہ ہیں, اسٹل دے آر پروگریسنگ ایٹ لیسٹ اکنامکلی اہیڈ آف اس. ہم سے وہ آگے ہیں معاشی طور پہ, اور کافی آگے جا چکے ہیں, اور ہم ابھی تک نہیں جا سکے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے. اپنا خیال رکھیں اور کامنٹس میں ہمیں فیڈ بیک دیں. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.